हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट 7। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको बीपीएससी क्वालिफाई करना है तो आपको लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई करना होगा। अगर आप लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई नहीं करते हो, जो आपको 30 अंक में से आपको 8 से 9 नंबर आपको लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपका बीपीएससी में आपका मेरिट लिस्ट बनना पड़ेगा। अगर आपको बीपीएससी पास करना है तो आपको ये 8 नंबर ला के दिखाना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो इसी तरह लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट तो आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि उस स्वर के उच्चारण में जो हवा से नाक से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, दो विपरीत तार्किक शब्द के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? ऑप्शन है उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, या ऑप्शन सी है विषयबोधक चिन्ह, या ऑप्शन डी प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, योजक चिन्ह। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? मतलब आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा शब्द है जो आपका शुद्ध है। तो अगर आप ध्यान से दोगे, ध्यान से आप जब इसे अगर ऑप्शन को आप रीड करोगे तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योत्सना जो है आपका शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के कितने भेद होते हैं? इस क्वेश्चन को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। आप एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रेजेंट में ये सवाल आपका DTPSB 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन है 2, 3, 5 या 6। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर, तो व्युत्पत्ति के आधार पर आपको संख्या के 3 भेद माने गए हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। आपको ये सेंटेंस दिया गया है। सेंटेंस में आपको बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन सा भेद का सही विकल्प आपको बताना है। आपको सब्जेक्ट है वो कल मुझसे मिलने आएगी। ये आपका वाक्य हो गया। आपको बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद सही विकल्प है। ऑप्शन है संबंधवाचक, मध्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक, या ऑप्शन डी आपका उत्तम पुरुष। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण का भेद का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है सर्वनामिक, निश्चित परिणामवाचक, या ऑप्शन सी है निश्चित उपसंख्यावाचक, या ऑप्शन डी आपका गुणवाचक। काफ़ी इजी सवाल है। अगर आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़ोगे, उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इसमें आपका सर्वनामिक ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति का सही वाक्य भेद का विकल्प है। सेंटेंस है, यदि सारा सामान मिल गया होता तो भोजन अच्छा बनेगा। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इस वृत्ति में कौन सा वाक्य का भेद विकल्प है। इसमें जो आपका संकेतार्थ ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता होगा। आपको आंसर पता भी होगा, लेकिन आपको अगर ऐसे सवाल कर दे क्रिया के विशेषण के आधार पर कितने भेद होते हैं तो आप इसमें कंफ्यूज कर जाओगे। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका और ज़्यादा जो आपका मेन पॉइंट है, आपकी जो वीकनेस है वो आपका और स्ट्रांग हो जाएगा। प्रैक्टिस से इंसान और ज़्यादा आपका प्रैक्टिस करने से और ज़्यादा इंसान मैच्योर होता है और जानकार प्राप्त कर लेता है। इसमें ऑप्शन है 1, 2, 3 या ऑप्शन 4।
याद रखिएगा, अर्थ के अनुसार बात की जाए तो क्रिया विशेषण के टोटल आपके 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपका करंट में यूपी टीजीटी 2020 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या ऑप्शन डी आपका उभयलिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पुल्लिंग। क्वेश्चन 10 कह रहा है मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? आपको बताना है जो आप तू है, तू जो शब्द है उसका बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है आप लोग, तुम लोग, हम या ऑप्शन डी ये लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में आ जाए तो मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करेंगे, ये मुझे यकीन है। याद रखिएगा, इसका जो बहुवचन जो होगा वो होगा तुम लोग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में भविष्यत काल को पहचानिए। मतलब आपको जो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें सब जो आपका वाक्य है वो आपका भविष्य काल को बता रहा है। काफ़ी ईज़ी सवाल है, अगर आप अच्छे से ऑप्शन पढ़ोगे तो आप आसानी से इसमें चुन पाओगे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैं कल घूमने जाऊँगी, ये भविष्य बता रहा है कि मैं कल घूमने जाऊँगी। तो इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, उस वाक्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या ऑप्शन डी आपका संयुक्त वाच्य। याद रखिएगा, जब जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो उसे हम कर्मवाच्य के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्त और अपने ग्रुप्स में वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, अगर आप चाहते हो आप लोग के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाया जाए लैंग्वेज पेपर का। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? आपको बताना है कि जो से है और के द्वारा है वो किस कारक का प्रसर्ग है। ऑप्शन है आपादान, करण, संप्रदान या ऑप्शन डी आपका अधिकरण। काफ़ी ईज़ी सवाल है। आपको पता होगा कि जो आपका से और के द्वार होता है वो आपका करण से होता है। वैसे बोलते हैं करण से। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपको बताना है कि 4 जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कौन सा तत्सम आपको नहीं है। तो जो आपका चैत है वो आपका तत्सम शब्द नहीं है, ये आपका तद्भव है चैत। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या होगा? आपको बताना है जो ग्रंथि शब्द जो दिया गया है उसका तद्भव शब्द क्या है। पिछले सवाल में आपको तत्सम बताना था, इस क्वेश्चन में आपको तद्भव बताना है। ग्रंथि का जो तद्भव शब्द होता है वो गांठ होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन शब्दों का उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? काफ़ी इजी सवाल है। आप सबको पता होगा जिन शब्दों का उत्पत्ति का पता नहीं चले उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा हुआ, कटोरा हुआ, ये सब आपको देशज शब्द है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके डेली भाषा में जो गाँव में बोला जाता है वो मैक्सिमम भाषा आपके देशज के अंदर आते हैं। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन-सा है? इसमें बहुत बच्चे गलती करेंगे। आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में कौन-सा विकारी शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है आज, लड़का, इधर या ऑप्शन डी आपका परंतु। याद रखिएगा, जो आपका परंतु शब्द है वो आपका एक विकारी शब्द है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है संदेह संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका होना है, वहीं संशय का अर्थ क्या होगा? मतलब संदेह को तो आपको अर्थ यहाँ बता दिया गया है कि जहाँ मन में कुछ हो उसे हम संदेह कहते हैं। लेकिन जो आपको संशय है उसका अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो संशय का अर्थ होता है वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति, उसे संशय का अर्थ कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है?
आपको बताना जो अंतिम शब्द दिया गया है, इसमें कौन-सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है अ, म, इम या ऑप्शन डी आपका तिम। काफ़ी ईज़ी सवाल है, इसमें किसी को गलती नहीं करना है। याद रखिएगा अंतिम में आपका इम शब्द का प्रयोग किया गया है जो आपका प्रत्यय है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा? मतलब आपको बताना है कि जो सूक्ष्म है उसका उल्टा क्या होगा? ऑप्शन है स्थूल, बारीक, छीन या ऑप्शन डी आपका पतला। काफ़ी इजी सवाल है, आप ध्यान से इसका आंसर आप बताइएगा। जो सूक्ष्म होता है उसका जो विलोम शब्द होगा वो स्थूल होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करते चलिएगा जितने वीडियो जितना आप मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ऐसा करने से आपको आंसर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जब आप किसी का आंसर टाइप करते हो तो ऑटोमेटिक उसका आंसर आपको याद हो जाता है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए क्वेश्चन बताने से पहले, आंसर बताने से पहले आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? मतलब आपको बताना है जो कनक का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, नहीं बताना है, ठीक है? इसमें ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है सोना, मक्का, भटूरा या ऑप्शन डी आपका गेहूँ। याद रखिएगा जो आपका मक्का है वो आपका कनक का समानार्थी नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है निम्न विकल्पों में अनेकतार्थ शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है नासिका, ऑप्शन बी है कान, ऑप्शन सी है अंग या ऑप्शन डी आपका नेत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा अंग। क्वेश्चन 23 कह रहा है अली अली शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या होगा? मतलब जो ये आपको शब्द दिया गया है इसका सही अर्थ क्या होगा आपको पहचान करना है। इसका सही अर्थ होगा बौरा और सखी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा जो रात में विचरण करते हैं, जो रात में घूमते हैं, उसे क्या कहा जाता है उसको आपको बताना है। तो उसे हम निशाचर कहते हैं, जो रात में जागते हैं, जो रात में टाइपिंग करते हैं, जो रात में दिन भर मोबाइल में रात में भी घुसे रहते हैं, उसे निशाचर कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? काफ़ी इजी सवाल है, आपको बताना है कि जो नरेश शब्द दिया गया उसका संधि विच्छेद क्या होगा, आपको पहचान करना है इस 4 ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है अनुरूप में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या ऑप्शन डी आपका अव्ययभाव। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, आपको पहचान करना है जो अनुरूप शब्द दिया गया उस कौन सा समास है। जो आपका अनुरूप है वो आपका अव्ययभाव समास है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको पहचान करना है जो आपको 4 वाक्य दिए गए इसमें कौन सा शुद्ध है। आप टाइम लेकर अच्छे से सारे सेंटेंस को पढ़िए, उसके बाद आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कृपया खुले पैसे दें आपका शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है निम्न सॉरी निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फिर से आपको शुद्ध वाक्य बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका शुद्ध है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चिड़िया दाना दान पांचों दाने चुग गई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है वाक्य में तृतीय पूर्ण भाग का चयन कीजिए। आपको इसमें तृतीय जो पूर्ण जो है आपको बताना है इसमें कौन सा तृतीय पूर्ण ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बेकार में। टोटल मैंने हिंदी के 29 क्वेश्चन कराए क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वेश्चन हिंदी का इसलिए रखा है क्योंकि आपको हिंदी से ज़्यादा क्वेश्चन बहुत बच्चे को हिंदी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपको प्रैक्टिस करना है हिंदी का क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हिंदी से आएंगे। 22 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे, बाकी आपके 8 से
10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से पूछे जाएँगे। ज़्यादा वेटेज आपका हिंदी का है, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन आपका हिंदी के रखे हैं कि जितने आप हिंदी का प्रैक्टिस करोगे, आपके लिए आसान होगा। इंग्लिश काफ़ी बहुत बच्चे का कमज़ोर होता है, इसलिए मैंने हिंदी क्वेश्चन ज़्यादा रखे हैं और जिनका इंग्लिश है, वो आप इसमें देख सकते हैं। इसमें आपको स बताने हैं कि आपके परिभाषित शब्द आपको बताने हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि ही इज़ वेरी इम्पल्सिव इन एवरीथिंग इज़ डॉज़। आपको बताना है इस ऑप्शन में कौन-सा राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा रेस। क्वेश्चन सेकंड में फिर से आपको बताना है वही सिनोनिम बताना है। क्लोजल का आपको बताना है कि सिनोनिम क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी बी हो जाएगा ह्यूज। ठीक है, ह्यूज मतलब क्या होता है? इज़ द मोस्ट। ठीक है, क्लोजल इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस दैट समथिंग इज एक्सट्रीमली ग्रेट इन साइज, एक्सटेंट और डिग्री। ठीक है, ये आपका यूज़ किया जाता है जो आपके साइज और एक्सटेंट डिग्री के लिए। एक आप एक क्लोजल को आप एक फ्रेज वर्ब भी बोल सकते हो। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है चूज द फ्रॉम द ऑप्शन इन अप्रोप्रिएट सिनेम ऑफ फ्रॉप। आपको बताना है कि जो वेफ्ट है उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो इसका सेम जो होगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा फ्लोट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट सिनोनिम ऑफ फ्रैगल। आपको बताना है इसका सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा। फ्रैगल में से होता है जो आसानी से टूट जाए, जो आसानी से डैमेज हो जाए उसे हम फ्रैगल के नाम से जानते हैं। उसका जो सिनोनिम वर्ड हो जाएगा वो होगा ब्रिटल। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है चूज द फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन द सिनोनिम। आपका जीलोड का बताना है कि सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा। सिनोम का जीलोड का आपका सिनोम वर्ड हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में तो हम 5 क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका लेवल थोड़ा हार्ड है। मैं मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन ईज़ी का ऐसे क्वेश्चन इंग्लिश में आएँगे। तो मैं बेकार में आपको ऐसे क्वेश्चन करा के मैं आपको डराना नहीं चाहता। जो इंग्लिश का क्वेश्चन है वो थोड़ा-सा मॉडरेट लेवल का है, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए मैं 5 क्वेश्चन रहने देता हूँ। अगले क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लो लेवल का रखूँ। लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे आपके इंग्लिश में, ऐसे क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे जाएँगे। क्योंकि पिछली बार आपके सीट काफ़ी ज़्यादा थे और इस बार आपका सीट काफ़ी कम है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस बार हो सकता है कि आपका कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा हाई हो, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा-सा आपको डिफरेंट मिले, पिछले साल की तरह नहीं मिलेगा। क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन था। आप उसे लो भी नहीं बोल सकते हो, लो से भी काफ़ी डाउन था। तो इस बार क्वेश्चन आप उम्मीद ऐसा मत करना कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल पिछली बार की तरह आएगा। क्योंकि क्वेश्चन इस बार आपका मॉडरेट लेवल का हो सकता है। पिछली बार सीटें ज़्यादा थी और बच्चे काफ़ी कम थे। लेकिन इस बार आपके बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं और सीट काफ़ी कम है और क्वेश्चन का लेवल आपका अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल आप लो लेवल का तैयारी बिल्कुल मत कीजिएगा। मीडियम लेके चलिए, मीडियम लेके चलिएगा तो उसमें आपका लो कवर हो जाएगा और लो मीडियम अगर लो आप लेके चलते हो तो आप हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में अच्छा पेपर ना जाए। इसलिए आप कोशिश कीजिए मीडियम लेके चलने के लिए और जितना अब हो सके आपका एग्ज़ाम पास में है तो प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा न्यू पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, जितना हो सके जितना पढ़ लिखे हो उसी को आप प्रैक्टिस करो अच्छा रहेगा क्योंकि 1 हफ़्ता बचा है आपके पेपर होने में। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आज टोटल मैंने 34 मैंने क्वेश्चन कराए, आप लोग कमेंट करके बताना कि 34 में आपने कितने क्वेश्चन आपने राइट अटेम्प्ट करे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, अगर आप चाहते हो कि इसी तरह आपके लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट या आपके कराया जाए, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरा आपको यहाँ पे मेरा नंबर मैं दे देता हूँ। कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या और हम लोग किस जैसे कि कुछ सब्जेक्ट का मैं प्रैक्टिस सेट देता हूँ। अगर आप कोई सब्जेक्ट में मेरे चैनल पे जाकर जो मैं सब्जेक्ट का वीडियो बनाता हूँ, आप उसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आप लोग सिर्फ़ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।